हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। ओवरऑल स्ट्रेटेजी जूनियर अकाउंटेंट एंड अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए संदीप सर आपसे बात कर चुके हैं। लॉ के लिए, ऑडिट के लिए एंड टैक्सेशन के लिए, इन तीन के बारे में संदीप सर और भरत सर आपसे डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अब बाकी जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में आज हम हमारे इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि उन सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि सिलेबस के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट का नाम लिख रखा है, उसके अंदर टॉपिक कौन कौन से कवर्ड है उनके बारे में नहीं लिखा गया है। तो हम बात करेंगे कि उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करने हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए और अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए, दोनों। उसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर के लिए क्लासेज जो है पहले से हमारे चैनल पर अवेलेबल है, और एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारी बात करेंगे जो आपको हेल्प करेगी आपके आने वाले इस जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम के अंदर, आपके प्रिपरेशन के अंदर। टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा इधर उधर की बात करेंगे नहीं, आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। तो हम आते हैं सबसे पहले अपने बोर्ड पे। ये आ गए हम बोर्ड पे। देखिए, अकाउंटिंग ऑफिसर के अंदर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग लिख रखा है, एक लिख रखा है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स के बारे में बात कर चुके हैं आपसे भरत सर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग। एक्चुअली ये तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक टॉपिक है। ये जो लिख रखा है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग, चाहे आप बीकॉम की बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे आप सीए की बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे सीएस की बुक से पढ़ रहे हैं, चाहे सीएमए की बुक से पढ़ रहे हैं, सीए सीएस सीएमए अगर उनसे पढ़ रहे हैं तो फाउंडेशन के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। बीकॉम की बुक से कर रहे हैं तो बीकॉम की बुक में भी आपको ये चैप्टर जो है वो मिल जाएगा। अगर सीए सीएस और सीएमए की बुक वगैरह आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उनको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? सीए की मिल जाएगी आपको आईसीआई बॉस, गूगल पे लिखोगे आईसीआई बॉस तो वो सीधा आपको सीए इंस्टीट्यूट के जो भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वहाँ पे पहुँचा देगा। ICSI बॉस लिखोगे तो CS के मॉड्यूल पे पहुंचा देगा, और ICMAI बॉस लिखोगे तो आपको CMA के जो है वहाँ पे पहुंचा देगा। आप बीकॉम की बुक भी रेफ़र कर सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बुक कौन सी रेफ़र कर रहे हो, CS की कर रहे हो या CA की कर रहे हो, CMA की कर रहे हो या बीकॉम और 11-12 की कर रहे हो। सबसे ज़रूरी जो बात है वो 11-12 तो आपको बहुत अच्छे से करनी है। 11-12 की बुक तो उसके अंदर ज़्यादा दिन भी नहीं लगेंगे। 11-12 के अकाउंट तो आपको बहुत अच्छे से करनी ही है। बाकी का सिलेबस जो वो आप चाहो जहाँ से कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। हर जगह आपको ये टॉपिक है जो मिल जाएंगे और हर जगह कंटेंट जो वो सेम ही मिलेगा। ये है बीकॉम की बुक के अंदर वही जो है आपको ईजी लैंग्वेज में मिलेगा, सीए में थोड़ा टफ लैंग्वेज में मिलेगा, सीएस के अंदर उससे कम में मिलेगा, और सीएमए में इजी लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगा। तो ये लैंग्वेज है, अगर आपने पहले सीए कर रहे हैं तो उसके इसके अंदर आप सीए वाली बुक ही प्रेफर करें क्योंकि वो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। सीएस कर रहे हैं तो सीएस वाली बुक प्रेफर कीजिए, बीकॉम कर रखी है आपने तो बीकॉम वाली बुक प्रेफर कीजिए। रीज़न ये है कि जो आपने पहले पढ़ रखा है वो अगर आप वापस पढ़ोगे तो आपकी क्लियरिटी ज़्यादा अच्छी होगी। तो कोई भी बुक रेफ़र करें, उसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि ये वाली बुक रेफ़र कीजिए, ये वाले मत कीजिए, कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हो। जो आपने पहले रेफ़र कर रखी है वो अगर करोगे तो आपको थोड़ी सहूलियत हो जाएगी, आपको पढ़ने में थोड़ी कन्वीनियंस हो जाएगी, आपको इजी तरीके से आप कर पाओगे, कम टाइम के अंदर कर पाओगे। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन अकाउंटिंग ये तो एक टॉपिक है, तो ये तो आप 15-20 पेज का होगा। टैली के बारे में, ERP के बारे में, प्री पैकेज सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, इनके बारे में बेसिक डिटेल, इनसे रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। 1 या 2 ही आएंगे, उससे ज़्यादा नहीं आएंगे। तो ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको अपन सब्जेक्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो हमें देखना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। हम चलें अगर जूनियर अकाउंटेंट के सिलेबस में तो सेम वैसा का वैसा लिखा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तो अब इनके अंदर सर कौन कौन से चैप्टर जो है वो हम कवर करें, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग के अंदर तो बहुत सारे चैप्टर बन सकते हैं अलग अलग। बीकॉम फर्स्ट ईयर में अलग चैप्टर है, सेकंड ईयर में अलग है, थर्ड ईयर में अलग है। क्या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारे कवर करने हैं? सीए के अंदर देखें तो फाउंडेशन में भी अकाउंट है, इंटर में भी है, फाइनल में भी है।
CS में भी फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, इस तरीके से हर जगह। तो सर कौन कौन से टॉपिक है जो करने हैं? तो देखिए कंपटीशन के जो भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर एक फिक्स पैटर्न होता है। जो यहाँ पर इन्होंने सिलेबस दिया वो सब्जेक्ट वाइज दिया है। ऐसा कैसा एक सिलेबस अभी उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर का भी जारी किया RPSC ने। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर के नाम भी लिख रखे हैं। एज इट इज़ तो उससे हमें तैयार नहीं करना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चैप्टर भी दे रखे हैं जिनका क्लास पर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। हम उसी में से क्या करेंगे, मॉडिफाई करके कौन कौन से चैप्टर आपको तैयार करने हैं उनके बारे में बात करेंगे। कुछ टॉपिक जो वो मैंने हटा दिए क्योंकि वहाँ उनसे क्वेश्चन आने के चांसेस न के बराबर है। तो हम चलते हैं वहाँ पे, ये आ गए, हम कहाँ चला गया, ये आ गया। तो देखिए ये है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर का सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसी को हम क्या करेंगे, अपना बेस बना के उसी से हम क्या करेंगे, पता करेंगे कि क्या क्या सब्जेक्ट हमें तैयार करना है, क्या क्या टॉपिक तैयार करना है। तो देखिए पहले हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए वीडियो है जो थोड़ा लेंथी हो सकता है, लेकिन मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, टू द पॉइंट बात करूँगा, आपको सही से समझ आ पाए कौन कौन से टॉपिक तैयार करने हो, उसकी सारी डिटेल दे दूँ, बस इतना। लेकिन इतना करने में 4 सब्जेक्ट है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो 40 to 45 मिनट का ड्यूरेशन लगभग आपका रहेगा। उसके बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा बात भी करेंगे। एक्स्ट्रा बात लाइक कि नोट्स कैसे तैयार करने, MCQ कहाँ से प्रैक्टिस करने वगैरह वगैरह। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक ही लेक्चर के अंदर हम 4 सब्जेक्ट जो है उनके बारे में बात कर लेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो इसके अंदर पहला टॉपिक लिखा है इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ बुक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। सर ये क्या है, इतने सारे चैप्टर, आपने इतने सारे टॉपिक एक साथ में पढ़े? एक्चुअली ये सारा मिला के एक ही यूनिट बनता है। चाहे आप कोई भी बुक रेफर करोगे तो उसके अंदर ये सारा मिला के आपकी एक यूनिट बनती है। तो 2.5 या 3 घंटे में अगर आप सही से बैठेंगे तो ये आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। और सबसे बढ़िया तरीका तो इसे आप क्या कर लीजिए, 11-12 की बुक जो है उसे कवर करोगे तो ये सारा अपने आप में हो जाएगा। क्लियर है? जूनियर अकाउंटेंट के लिए बात करें तब तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर AO की बात करें, अकाउंटिंग ऑफिसर की बात करें, तो इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इतना ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन क्वेश्चन इससे ज़रूर बनेंगे। ऐसा नहीं कह सकते कि इससे क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अंदर से पढ़ने की पूरी ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक उसके नाम याद कर लीजिएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो AS 12 किससे रिलेटेड, AS 14 किससे रिलेटेड, इस तरीके से मतलब बाय नेम ही पूछा जाता है। जूनियर अकाउंटेंट आपको ये तैयार करना ही है। अगर आप AO की कर रहे हैं आपको तैयार करना ही है, नंबर तो आपको याद करने ही है। IFRS की बात करें तो जूनियर अकाउंटेंट में आप चाहे तो इसको ना करें तो भी चलेगा। IFRS का नंबरिंग अगर आप याद ना भी करो तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप AO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये नंबर भी याद करने ही पड़ेंगे। नंबर याद करने की बात कर रहे हैं, अंदर का कंटेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम डिवोट करो उसमें मतलब नहीं है। रीज़न ये है कि अपने पास टाइम जो है वो लिमिटेड है, उसी टाइम के अंदर अपने को क्या करना है, बेस्ट जो है उसे यूज़ करना है, जहाँ अपन अच्छे से मार्क ला सकते हैं। तो यहाँ से नंबरिंग जो है वो इनकी क्या करनी है, आपको याद करने है कि AS 12 किससे रिलेटेड और ये किससे रिलेटेड है। AS के नंबर जो है वो अच्छे से आपको याद करने, AS और IFRS के। IFRS अगर AO का एग्जाम फाइट कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट के लिए आप AS का करेंगे तो भी चल जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन सेकेंडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, फाइनल अकाउंट एंड एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये जो है ये आपका एक ही टॉपिक अकाउंटिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। जूनियर अकाउंटेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और AO के लिए भी इसे मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कंपाउंडिंग एरर का एग्जांपल पूछ लिया कि या फिर पूछ लिया कि ये एरर जो है इससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होगा या नहीं होगा, इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। BRS बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जूनियर अकाउंटेंट, जी हाँ आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। AO के लिए आप चाहे तो कीजिए, AO के लिए चाहे तो इसको ना भी करोगे तो भी चलेगा। वैसे AO का अगर एग्जाम फाइट कर रहे हो तो आपको BRS के अंदर दिक्कत आए ऐसा
शहीदियों। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए भी ये सेम ही बात है, बिल ऑफ एक्सचेंज कह दो या BRS कह दो, ये दोनों टॉपिक जो एक ही कैटेगरी के। अब बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अब तो ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी और पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का वैसे लेक्चर भी अपलोडेड है, आप चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो पार्टनरशिप नाम से एक फोल्डर बना रखा है, उसके अंदर 2 पार्ट के अंदर जो है वो लेक्चर रिकॉर्ड कर रखा है। जितने भी चैप्टर के लेक्चर रिकॉर्ड कर रखे हैं वो 2 पार्ट में कर रखे हैं, एक के अंदर कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया और एक के अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बड़े वाले क्वेश्चन करवाए गए। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट और AO के लिए कर रहे हैं तो बड़े वाले क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो, सिलेबस सारा कुछ हो जाए, उसके बाद में करना चाहो तो कर लीजिए, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा है आप जो कॉन्सेप्ट उस पर फोकस कीजिए, थ्योरी पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सके उतना थ्योरी पढ़िए, आपको फ़ायदा होगा। कॉन्सेप्ट अच्छे से करिए तो आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि MCQ के अंदर बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, जितने बड़े पे आप ट्राई करो उतना मतलब नहीं। तो हर चैप्टर जो है उसका एक कॉन्सेप्ट का पार्ट अलग से अपलोड कर रखा है और क्वेश्चन का पार्ट अलग से अपलोड कर रखा है। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो आपको मिल जाएंगे, तो उसका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। AO के लिए इसमें से एक आध कोई क्वेश्चन बने तो बने, बाकी ज़्यादा इसमें से नहीं है। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अमालगमेशन ऑफ फॉर्म, जूनियर अकाउंटेंट के लिए ये आप न भी तैयार करोगे तो चलेगा, AO के लिए आप इसको देख लीजिएगा तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड, अकाउंटिंग फॉर फ्रॉम इनकम्प्लीट और अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये चारों चैप्टर एक ही कैटेगरी के, तो इनको क्या कर सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट में भी ये मॉडरेट लेवल पे और AO में भी ये मॉडरेट लेवल पे, इनको आपको प्रिपेयर करना है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इसका जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये तो आप चाहे दोनों में से कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट दे रहे हैं चाहे AO का दे रहे हैं, दोनों के लिए ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं। कंपनी में शेयर इश्यू वगैरह उससे रिलेटेड, बायबैक ऑफ शेयर, ट्रेजरी स्टॉक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड लेजर प्रिपरेशन, ये एक्चुअली जूनियर अकाउंटेंट का है, जो आपने ऊपर पढ़ा वहीं पर ये सिलेबस में कवर हो जाएगा। ये जूनियर अकाउंटेंट के लिए आपको कवर करना है, बाकी AO के लिए आप ना भी करो तो चलेगा। इश्यू ऑफ बोनस, कंसोलिडेशन एंड स्प्लिट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, preparation of final account, calculation of managerial remuneration, disposal of company account, distribution of dividend, valuation of goodwill, valuation of shares, amalgamation, internal reconstruction, external reconstruction, holding subsidiary, liquidation of company। ये सारे जो टॉपिक जिनके बारे में अभी हमने बात की है, ये सारे टॉपिक जो है वो ऐसे हैं, अगर आप AO का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब तो आप इनको तैयार कीजिए, अगर आप जूनियर अकाउंटेंट का कर रहे हैं तो आपके पास टाइम अवेलेबल हो तो कीजिएगा, वरना इनके अंदर जाने की ज़रूरत आपको नहीं है। क्लियर है? ये सारे मैं हाईलाइट कर लेता हूँ और उनको अलग से लिख देता हूँ। सारे के सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको लगभग, कुछ एक टॉपिक नहीं मिलेंगे, जिसमें से एक तो कंपनी अकाउंट जो है, ये वाला पोर्शन, ये कंपनी अकाउंट का ये वाला पोर्शन जो है ये अभी अपलोडेड नहीं है, पहले अपलोड हो रखा था पर पता नहीं क्यों यूट्यूब पे डिलीट हो गया। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, उसके ऊपर वापस लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे। पहले मत बताइएगा, पहले आप बाकी के जो लेक्चर वो देखिएगा, अगर आपको सही से समझ बैठ रहे हैं तो फिर आप बताइएगा, कंपनी अकाउंट जो वो हम डिस्कस कर लेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर अकाउंट के नाम से अलग है, कॉस्ट के नाम से अलग है, FM के नाम से अलग है और एडवांस अकाउंट के नाम से अलग है। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चैप्टर है जो मिल जाएंगे, और हर चैप्टर को 2 पार्ट में रिकॉर्ड कर रखा है, एक कॉन्सेप्ट का पार्ट और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाले को देखने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वाले पार्ट को देख लीजिएगा, आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट जो आपके ग्रिप में आ जाएगा। फिर उसके बाद में आप चाहे किसी भी बुक से उसे पढ़ लीजिएगा। ये जो है ये क्या है, 4 AO, इसको आपको क्या करना है, तैयार करना है फॉर जूनियर अकाउंटेंट। ये क्या है, वो जो रेसिपी आती है ना स्वादानुसार, उसमें लिखा जाता है नमक स्वादानुसार, वैसा है। अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिएगा,
या फिर इसको एक बार मना ही करते हैं, इसको एक बार मत ही देखिएगा। इसमें से क्वेश्चन अगर आएगा तो भी एक आध क्वेश्चन आएगा और उसके लिए आप इतना टाइम वेस्ट करो तो ये वर्थ नहीं रखता। इससे अच्छा है इतने में आप एक बार ऑडिट रिवाइज करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, या अकाउंट के बाकी चैप्टर जो है वो रिवाइज करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर देखिएगा मटेरियल सॉरी माफ़ कीजिएगा, मार्जिनल। सर जो लेक्चर अपलोड कर रखे हैं वो क्या हिंदी में या इंग्लिश में? बाई लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप दोनों में से कोई भी मीडियम से तो आपको आसानी समझ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। स्टैंडर्ड एंड बजट, ये तो आप चाहे जूनियर अकाउंटेंट दे रहे हैं चाहे एओ दे रहे हैं, दोनों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने ही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्जिनल के बनेंगे, जूनियर अकाउंटेंट में भी और एओ में भी। सर ऐसा क्यों, मार्जिनल से ही सबसे ज़्यादा क्यों बनते हैं? रीज़न ये है कि मार्जिनल का छोटा क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है। फिक्स कॉस्ट दे दिया, पीवी रेशियो दे दिया और सेल्स कैलकुलेट करने को कह दिया, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से फ्रेम किया जा सकता है, 1-2 लाइन में फ्रेम हो सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देने की जो एग्जामिनर की दिली इच्छा होती है वो मार्जिनल जो वो कंप्लीट कर लेता है। एमसीक्यू के एमसीक्यू बन जाता है, टाइम भी कम लगता है, मतलब लाइन भी कम लगती है और उसे आसानी से बनाया जा सकता है। स्टैंडर्ड का बन सकता है, रीजन ये कि स्टैंडर्ड में सीधा बहुत सारे फॉर्मूले, कोई भी एक फॉर्मूला पूछ लिया, स्टैंडर्ड का इस वजह से क्वेश्चन बन सकता है। बजट जो है उससे भी छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि ये बजट किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन बजट क्या होगा, सेल्स बजट क्या होगा, सबसे पहले कौन सा बनेगा, इस तरीके से पूछा जा सकता है। कॉस्टिंग के अंदर तो शायद ही ऐसा कोई लेक्चर हो जो आपको चैनल पे नहीं मिले, सारे ही मिल जाएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये है, इसका मतलब है थ्योरी ऑफ कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर वर्ड का जो है बेसिक टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट है तो हम ऐसे एक सीरीज निकाल देंगे जिसके अंदर कॉस्ट के अंदर जो टर्म यूज होती है, एक लेक्चर या 2-3 लेक्चर के अंदर हम क्या कर देंगे, जो टर्म यूज हुए उनको हम क्या कर लेंगे, बेसिकली थोड़ा थोड़ा एलोबरेट कर लेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो भी आपके लिए आसान हो जाए। लाइक जैसे कॉस्ट सेंटर के बारे में, प्रॉफिट सेंटर क्या होता है, ये हो गया, बिल ऑफ परचेज क्या है, तो इनके बारे में बेसिक आइडिया देते हैं ताकि आपको एमसीक्यू जो आसानी से हो जाए। लेकिन ज़रूरत हो अगर आपको तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, तो हम उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड, इन सब से एक क्वेश्चन बन सकता है। जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, टर्मिनल कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, इंटर प्रोसेस, सिंगल आउटपुट यूनिट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, मल्टीपल कॉस्टिंग, डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग और यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। इनसे एक क्वेश्चन कैसा कि रिफाइनरी इंडस्ट्री में कौन सा मेथड ऑफ कॉस्टिंग जो वो ज़्यादा सूटेबल होगा, या फिर सर्विस इंडस्ट्री के लिए कौन सा मेथड है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो वो बन सकते हैं। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कौन सा मेथड जो वो सूटेबल है, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का फॉर्मूला दे दिया, पूछ लिया, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। आप इनके भी सारों के लेक्चर दे रखे हैं तो आप इनको क्या करोगे, अगर 30 से 45 मिनट के बीच का लेक्चर होगा, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट या 1 आवर तक का होगा, तो आप इनको एक बार देख लोगे तो इसका क्वेश्चन जो है आपका गलत नहीं होगा। नॉन इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, इसका क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, सीधी अकाउंटिंग एंट्री पूछी जा सकती है। लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो। कुछ लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे नहीं मिले तो वो हो सकता है कि ऐप के अंदर मिल जाए, और 1-2 चैप्टर जो है वो अभी दोनों जगह नहीं है तो उसको हम बहुत जल्दी अपलोड करवा देंगे। ऐप पर तो 100% अवेलेबल करवा ही देंगे। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं कर रखी है तो डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दे रखा है वहाँ से आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन, डिसीजन बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक, ये तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। बजटरी, और ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। स्टैंडर्ड, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे जूनियर अकाउंटेंट दे रहे हैं चाहे एओ दे रहे हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, अगर आप एओ दे रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर जूनियर अकाउंटेंट दे रहे हैं तो आपको ना भी पढ़ो तो भी चलिए। ट्रांसफर प्राइजिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, और ये ऐसे जस्ट इन टाइम, इनका क्या है, कीजन पॉलिसी, ये जो है इनके नाम और इनका बेसिक थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कीजन पॉलिसी कहाँ से आई, जापान से आई या अमेरिका से आई, किस तरीके से आई, उसका मतलब क्या है, 6 सिग्मा का मतलब क्या है। तो ये छोटे छोटे 6-7 कॉन्सेप्ट है जिनका आपको बेसिक डिटेल पता होनी चाहिए। किसके लिए, एओ के लिए। जूनियर अकाउंटेंट में ऐसा क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा आप अगर देख भी लेंगे, टाइम के ऊपर डिपेंड है।
अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो इन चीज़ों को कर सकते हो। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कहीं लेक्चर ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है? नहीं, अभी तो ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है, थोड़ा मैं कहीं ज़्यादा जल्दी भी बोल रहा हूँ। मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट कम से कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। और एक सजेशन और मानिएगा, यूट्यूब पे ज़्यादा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके मत रखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर क्या कर रहे हैं उसके अंदर आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जैसे कोई भी एक दो चैनल जो भी आपको सही लग रहे हैं उनको पकड़ लीजिए और उन्हीं को कंटिन्यू फॉलो कीजिए। उससे क्या होगा, माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। नहीं तो जैसे अभी एग्ज़ाम कब होगा ये किसी को नहीं पता है। अगर मैं कहूँ कि 15 दिन बाद होगा या 2 महीने बाद होगा या दिसंबर में होगा तो वो सारा झूठी बातें। अभी कोई कुछ भी नहीं कह सकता कि कोविड की क्या सिचुएशन रहती है, उसके बाद में कब होगा तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो ऐसे में अगर कोई आपको कहता है अक्टूबर में होगा तो आप अपने स्टडी को रिलैक्स कर देते हो। अगर आपको कोई कहते 15 दिन बाद होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। तो इससे अच्छा है कि किसी को पता नहीं है तो आप क्या कीजिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन से दूर रहिए, अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए। पहली बार इतना बेस्ट मौका मिला आपको। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ख़राब थी और प्राइवेट जॉब भी कर रहे थे तो उस केस के अंदर भी अभी प्राइवेट जॉब वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है, आपको काफ़ी टाइम मिल रखा है स्टडी के लिए। तो जितना हो सके स्टडी के लिए टाइम डिवोट कीजिए। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आने वाले टाइम के अंदर ऐसी भर्ती वापस कब आएगी इसका कुछ भी कहना मुश्किल है। ये भी काफ़ी टाइम बाद आई है, तो आगे ऐसी कोई भर्ती नहीं लग रहा है कि आएगी। तो आप इसको थोड़ा सीरियस होके इसको स्टडी कीजिएगा। बात करें रेशियो एनालिसिस की, भाई साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जूनियर अकाउंटेंट दे रहे हैं चाहे ये वो दे रहे हैं, दोनों के लिए क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, मतलब पढ़ेंगे 100% है। प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सर ये तो समझ नहीं आता। अगर ऐसी दिक्कत है तो आप जो भी चैप्टर लगभग आपको सारे मिल जाएंगे। अमालगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, कैश फ्लो हो गया, कोई भी चैप्टर आपका नहीं बचेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट और जो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है वो अगर आप देख लोगे तो आपके MCQ कोई गलत नहीं होगा, ये 100% मेरी गारंटी है। बस थ्योरी जो है वो आप उसके बाद में थोड़ी पढ़ लीजिए। एक बार देखोगे तो क्या होता है, पूरा लेक्चर देखने के बाद खुद से पढ़ोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, या फिर आप उसी के नोट्स बना दो तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। इससे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है दोनों केस के अंदर, जूनियर अकाउंटेंट और एओ के अंदर। और ये जो है आपकी FM कैपिटल स्ट्रक्चर, सर क्या FM अपलोडेड है? हाँ, FM भी अपलोडेड है। कुछ ऐप पर है और कुछ यूट्यूब पर है, तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा ज़रूर। कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, है तो एक्चुअली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इन्वेंट्री ऑन मैनेजमेंट, तो ये सारा सर आपको मिल जाएगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कह दो या मटेरियल कॉस्ट कह दो, कॉस्टिंग का सेम ही है, तो कोई नया इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर उन्होंने बाकी एक चैप्टर उन्होंने दिया नहीं है जो आप अलग से लिख दीजिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो ये टॉपिक जो है वो आपको तैयार करने हैं। FM जो है वो इससे जूनियर अकाउंटेंट के अंदर क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, AO के अंदर थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में ये तो हुए ये चैप्टर आपको तैयार करने। अब इनके अंदर ध्यान से समझिएगा, बड़े क्वेश्चन में मत जाइएगा। क्वेश्चन जो है वो क्या होंगे, छोटे क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे। तो आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, थ्योरी देखी और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, MCQ जो है वो प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा MCQ प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्लियर है? उसके अलावा सर इनके नोट्स वगैरह, अगर शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स की बात करें तो ऑडिट के ऐप पर अवेलेबल है, लॉ के ऐप पर अवेलेबल है, इनकम टैक्स के बहुत जल्दी ऐप पर अवेलेबल होने वाले हैं, कॉस्ट के शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। उसके बाद में बात करें हम कॉस्ट के बाद में FM के अवेलेबल है ऐप पर, और मतलब 1-2 दिन के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। और अकाउंट के 10-12 दिनों में या 15 दिन मैक्सिमम जो है वो अकाउंट के भी आपके शॉर्ट नोट्स जो वो ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा ऐप पर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। नॉमिनल से चार्जेज है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जिसके अंदर टेस्ट रहेंगे और 5000 प्लस MCQ है, तो उनका प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये हो गया। इसके अलावा 1-2 बात मैं आपसे और करना चाहूँगा जो कुछ इस तरीके से। एक तो देखिए आपको नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं। तो
लाइक ये आपकी नोटबुक है। क्लियर है? तो इसमें क्या करना है, ये दोनों साइड हो गए, तो एक साइड के अंदर आप लिखिएगा और एक साइड क्या कीजिएगा, ब्लैंक छोड़िएगा। सर ऐसा क्यों है, इसमें तो हमारा ज़्यादा वेस्टेज होगा। रीज़न ये है कि जैसे आपने इस साइड में लिखा, इस साइड में आपने कंपनी अकाउंट लिखा, इसकी अकाउंटिंग वगैरह सारी लिखी, फिर आप जब MCQ प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको कोई नया पॉइंट लिखा, तो आप उसको क्या कीजिएगा, नॉर्मली आप क्या करते हैं, फिर जैसे यहाँ तक भर चुके हैं तो फिर आप वो यहाँ लिखते हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो आपने क्या किया, MCQ में कुछ नया पॉइंट दिखा, या फिर कोई क्लास देके उसके अंदर नया पॉइंट देखा, या फिर कोई बुक के अंदर नया पॉइंट दिखा, तो जैसे ही दिखा उसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए, ताकि क्या हो, कंपनी अकाउंट आपका पूरा का पूरा जो वो एक ही जगह पे आपका मिल जाए। तो ये आप ज़रूर थोड़ा ध्यान रखें, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, आपके नोट्स अच्छे तैयार होंगे। नोट्स देखिए हमारे जो अपलोडेड है उनका क्या कर सकते हो, आप सारा ले सकते हो, लेकिन आप अगर खुद से नोट्स बनाओगे तो उसका कोई मुकाबला नहीं है। खुद के हाथों से बनाए गए नोट्स सबसे बेस्ट है, और उनसे आपको जो फ़ायदा होगा वो किसी और से फ़ायदा नहीं होगा। ये हो गया। बाकी कुछ बातें और मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, वापस स्क्रीन ले आता हूँ। देखिए एक तो 11th एंड 12th की बुक जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 11th और 12th की बुक जो वो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे। उसके अलावा सर स्टडी कितना घंटे करें, हाउ मच टाइम, कितना टाइम करें, तो स्टडी को इस तरीके से मत कीजिएगा, कितने घंटों में मत कीजिएगा, टॉपिक वाइज कीजिएगा। जैसे ये मान के चलिए कि 45 दिन तो कम से कम आपके पास आज से है, तो 45 डेज या 30 डेज जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है, 30 या 45 डेज का टारगेट लेके चलिए। उसके अंदर जैसे अकाउंट कॉस्ट और FM के अंदर बात करें तो अकाउंट कॉस्ट के अंदर हो गए 15 चैप्टर, FM के अंदर टोटल मिला के हो गए 10 चैप्टर, तो 15 और 10 ये हो गए 25, और अकाउंट के अंदर हो गए 15 चैप्टर, तो 25 से 30 40, एक दिन में एक चैप्टर करोगे तो 40 दिन के अंदर ये आपके लेक्चर जो वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। लेक्चर देखा, उसके बाद में उसका रिलेटेड जो भी आपकी बुक है उस बुक से पढ़ा, और आपने शॉर्ट नोट्स बनाया और उसको साइड किया, बस। ताकि क्या हो, देखिए एक बार के अंदर आप उस चैप्टर को इस तरीके से कर लीजिए कि एग्जाम से जस्ट पहले अगर आप उसको एक बार नोटबुक को देख लो तो आपको वो पूरा चैप्टर जो वो याद हो जाए। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट्स जो वो साथ ही साथ बनाते रहें। बाकी BCom वगैरह की जो बुक है आपके पास, या CA की या CS की या CMA की, इनमें से किसी की भी बुक रेफ़र कर सकते हो। जो आपने पहले पढ़ रखी है उसको ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा, उससे ज़्यादा रेफ़र करने की कोशिश कीजिएगा। रीज़न ये है कि वहाँ से आपको आसानी से समझ आएगा। इसके अलावा चैनल के जो प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में कैसे जाओगे, नीचे टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखा है उसको क्लिक करोगे, फिर 2 बार राइट साइड में स्वैप करोगे, तो 2 बार राइट साइड स्वैप करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे चैनल की प्लेलिस्ट में। वहाँ पर अकाउंट, कॉस्ट, FM और एडवांस अकाउंट, यहाँ इस तरीके से आपको 4 प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके नीचे एक पार्टनरशिप जो वो शायद सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट ऐसी कुछ प्लेलिस्ट है, वो पार्टनरशिप की भी प्लेलिस्ट जो वो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ की दे रखी है, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाएगी। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा कंटेंट मिल जाएगा, काफ़ी सारा मतलब जो यहाँ पर सिलेबस है उसका 70-80% जो वो कवर हो जाएगा। बचेगा क्या क्या, एक तो कंपनी बचेगा, एक अकाउंटिंग के बेसिक जो बुक कीपिंग वगैरह वो बचेंगे, और एक आपका अकाउंटिंग प्रोसेस का चैप्टर बचेगा। ये 3 और 1-2 चैप्टर कोई छोटे मोटे और हो सकता है बच जाए। ये अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है इनके भी जो है वो हमें मिल जाए वीडियो लेक्चर, तो उस केस के अंदर आप कमेंट कीजिएगा, ऐप डाउनलोड करके रखिएगा, तो ऐप के अंदर वो क्या हो जाएंगे, आपके अपलोड हो जाएंगे, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। उसके अलावा MCQ जितना ज़्यादा हो सके MCQ को प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सके। रीज़न ये है क्योंकि सारा कुछ प्रैक्टिस पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि MCQ हमसे न बने। इसका रीज़न क्या होता है, MCQ के अंदर बेसिक फिलोसॉफी क्या चलती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या चलता है, मोर सूटेबल को हमें प्रेफर करना है, जो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल हमें उसे प्रेफर करना है। तो अब B और C दोनों ही सही है, हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो B और C दोनों ही सही है,
लेकिन सी ज़्यादा सूटेबल है, इस वजह से सी सेलेक्ट हो गया। तो ये जो है ये आपको कैसे पता चलेगा, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो प्रैक्टिस कीजिएगा। आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या फ़ायदा होगा, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है, आपकी पोजीशन क्या है, कितना पोजीशन पे आप रह रहे हैं, तो आपको कंपटीशन में आपके किस स्थान पे, वो भी आपको वो साथ ही साथ पता चलता रहेगा। इसके अलावा और कोई अगर आपको डाउट है, क्वेरी रहती है, तो चैनल का कमेंट बॉक्स जो है वो आपके लिए हमेशा ओपन है, वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। जैसे ही समय मिलेगा मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहे कि इंस्टेंट मिले, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, वन एग्जाम की जो ऐप है जिस पे ये एमसीक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह सारी अवेलेबल है, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसके चैट बॉक्स के अंदर जाइएगा और वहाँ पर कांटेक्ट कीजिएगा, तो वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोर्सेज वगैरह की जानकारी अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज के उस कोर्स के अंदर क्या है, नोट्स कहाँ पर अवेलेबल है, किस तरीके से अवेलेबल, तो उन सब के लिए आप ऐप के चैट बॉक्स के अंदर कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये जो थी वो सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको आपके लिए यूजफुल रहेगी। ये समय वापस नहीं आएगा, ऐसा समय नहीं मिलेगा। ये टाइम स्टडी के लिए परफेक्ट टाइम है। अगर आप जॉब भी कर रहे थे तो अभी आपके लिए पूरी तरीके से लीव मिल रखी है। अगर आप सीए में हैं और आर्टिकलशिप वगैरह कुछ कर रहे हैं, या सीएस में हैं और आर्टिकलशिप वगैरह कुछ कर रहे हैं, सीएमए में हैं और आर्टिकलशिप कर रहे हैं, या बीकॉम के साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, तो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सारे बंद है, तो ये टाइम आपके घर के अंदर बैठने का, तो इसके साथ साथ आप स्टडी को इतना अच्छा कर लीजिए कि आपको ये जो जॉब है वो आपके लिए सिक्योर हो जाए। क्लियर है? अच्छा ग्रेड पे है, और ऐसी वैकेंसी आगे आने के चांसेस काफ़ी समय तक नहीं है, क्योंकि JVVNL इससे जस्ट पहली जो अकाउंटिंग की भर्ती, ये अकाउंट ऑफिसर वगैरह की भर्ती थी, वो भी शायद 2-3 साल हो गए हैं, तो वो भी 2-2.5 साल तो हो ही गए हैं, वो भी इसी की थी, विद्युत विभाग की थी। उसके बाद में कोई भर्ती नहीं थी। अब इसके बाद में आगे भी कोई प्रस्तावित भर्ती दिख नहीं रही है, तो इसको आप जितना हो सके अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। सर एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज के चार्जेस क्या? नॉमिनल से चार्जेज है, जितने में एक बुक आती है उतने के अंदर टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू सारे जो है वो और नोट्स वो सारे आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगे उसके अंदर। तो चार्जेज नॉमिनल है। और उसके अलावा आपको और कोई हेल्प चाहिए तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर आप कहाँ, या तो वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर, या फिर आप कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, एक सेकेंड ना, या तो आप वीडियो कमेंट बॉक्स में या ऐप के चैट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर आपने मुझे सुना उसके लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अब वो किसका लेक्चर होगा वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि आपको किस चैप्टर की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।